नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। अब हम लोग इस समय आधुनिक भारत की जो एक श्रृंखला पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, जिसमें हम अभी तक 2 वीडियो वहाँ पर डाले जा चुके हैं और उत्तर मुगल के कालीन शासकों और सिखों के संबंध में कुछ चीज़ें डाली जा चुकी हैं। नवीन भारत में नवीन राज्य जो है उत्तर मुगल कालीन के बाद किस तरीके से नवीन राज्यों का उदय होता है, जैसे बंगाल हो गया, अवध हो गया और दक्षिण भारत के राज्यों का, उसके संबंध में अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं मराठा राज के उदय के बारे में। देखिए, औरंगजेब की जब मृत्यु होती है 1707 की बात है, उसके साथ ही इसकी मृत्यु होती है तो बहुत सारे सरदार जो महत्वाकांक्षी थे उन्होंने स्वतंत्र राज्यों की स्थापना कर ली, जैसा कि उत्तर मुगल कालीन शासन में आपने देखा जगह जगह पर। उसी तरीके से उसी समय आप मराठवाड़ा क्षेत्र में, जो कि बम्बई राज्य का कोंकण हो गया, बम्बई राज्य हो गया, कोंकण, खानदेश, बरार, मध्य भारत के कुछ भाग और हैदराबाद, इन सबको मिला के मराठवाड़ा कहा जाता है। यहीं पर मराठी भाषी लोगों के जो है प्रादुर्भाव एक तरीके से बहुत ही सख्त होकर के वे जो सरदार थे उभरते हैं और महाराष्ट्र की छवि के नाम से इनकी शक्ति का उदय होता है। दक्षिण पश्चिमी भारत का वह भाग जो पश्चिम में अरब सागर से लेकर उत्तर में सतपुड़ा पर्वत तक फैला हुआ था, वे सभी भाग इस मराठवाड़ा के नाम से जाने जाते और बाद में इसी को जो है महाराष्ट्र के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ की मुख्य भाषा क्या है? मराठी थी। तो मराठा शक्ति का उदय जो है 2 चरणों में होता है। जो मराठा शक्ति थी इसका उदय जो है 2 चरणों में होता है। कितने चरणों में? 2 चरणों में। एक समय देखिए जब शिवाजी का क्या था? शिवाजी थे। एक समय जो है जब शिवाजी थे उस समय की बात चलती है, जब एक तरीके से जो मराठा के राजा थे शिवाजी और उनके वंशज संभाजी, राजाजी, ताराबाई, इन सबका जब साहू जी इन सबका जब पतन होता है तो उस समय दूसरे चरण में जब पेशवाओं का उदय होता है तो पेशवाओं के अधीन भी अपने एक उच्चतम शिखर पर जो है मराठा सुशोभित होते हैं। और 2 चरण ही, एक शिवाजी के समय का हो गया, दूसरा पेशवाओं के समय का हो गया। और क्योंकि महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति ने वहाँ के निवासियों के एक विशेष प्रकार का चरित्र था कि पहाड़ों पर स्थित किलों की सहायता से मराठों ने उत्तर से जो आक्रमणकारी आए थे उनका सामना किया। और गुरिल्ला वार आप पढ़ेंगे, गुरिल्ला वार क्या होता है? छिप करके वार करना, क्योंकि जो भौगोलिक स्थितियां थी महाराष्ट्र की वो बहुत ही इस गुरिल्ला वार के लिए बहुत ही जो है अनुकूल थी। इसका उपयोग करते थे मुगल, क्योंकि देखिए मुगल जो थे या सैनिक और भी जो अंग्रेज आए, इन सब का क्या था कि खासकर मुगलों की बात की जाए तो मैदान में लड़ने के आदी थे। इनको मैदान में सुविधाजनक लड़ लेते थे, लेकिन पहाड़ी एरिया में इनको लड़ने में असुविधा होती थी और इसी का फायदा उठा करके जो है, लेकिन देखिए वहां पर महाराष्ट्र का जो मराठवाड़ा क्षेत्र था वहां वर्षा की बहुत कमी थी, फसलें अच्छी नहीं होती थी, उपज कम होती थी। तो अधिकतर क्या थे? बहुत सारे धनहीन थे, गरीब थे, इनका जीवन बहुत सरल और सादा था। उनमें कठिनाई की शैली की इतना जीवन संघर्षशील था कि वो किसी भी तरीके से संघर्ष कर लेते थे। जिस पर एक जो है टिप्पणी की है यदुनाथ सरकार ने कि प्रकृति ने मराठों में आत्मविश्वास, साहस, सहिष्णुता, सादगी, स्पष्टवादिता और सामाजिक एकता कूट कूट कर भर दी थी। इसके कारण उनका परस्पर बर्ताव पूर्णतः आत्मा विमान पूर्व था, बहुत उत्तम सम्मान था, अभिमान था अपने ऊपर। मराठों में सामाजिक रूप से कोई भेदभाव नहीं था। उनकी स्त्रियां उनकी शक्ति और देशभक्ति में पूरी सहायता करती थी, क्योंकि मातृ शक्ति उनके साथ थी और उनमें जातिगत कोई भेदभाव नहीं था, इसलिए उनमें एकता बहुत थी। इसी का जो है कारण जो है 15वीं से 16वीं शताब्दी में एक नवीन धार्मिक आंदोलन उसमें जन्म लेता है, जो कि विशेष रूप से जो सारभूत सिद्धांत थे उन पर ध्यान देता है। आत्मविश्वासों पर, कर्म कांडों के विरुद्ध बहुत आवाज उठाई जाती है, जातिपात का के विरोध में भी बातें चलती हैं। इसमें तुकाराम संत, रामदास, वामन पंडित और एकनाथ का विशेष योगदान रहा है। जो क्या करते हैं, इन संतों ने मराठों में राष्ट्रीय भावना का पोषण किया। भजनों, उपदेशों के माध्यम से विभिन्न संतों ने अशिक्षित मराठों को जागरूक किया और बताया। भाषा की दृष्टि से मराठी भाषा बहुत ही सरल और व्यवहारिक थी। ये जनसाधारण की भाषा थी, तो लोगों को एक दूसरे से जोड़ने में काम किया। अगर हम महाराष्ट्र के इतिहास के बारे में देखें तो शिवाजी के पूर्वज जो है मेवाड़ के जो सिसोदिया वंश थे, उनके यहाँ 1303 से क्या थे में अलाउद्दीन के आक्रमण के समय तक जो है सज्जन सिंह, सुजान सिंह महाराष्ट्र वहां से क्या करते, पलायन करके इनके पिताजी जो शिवाजी के थे, शाहजी थे, जो मालोजी के पुत्र थे। मालोजी क्या थे? लखूजी जाधव के अंगरक्षक थे।
जो सिंहखेड़ के जागीरदार थे। बाद में जो है ये लोग आगे मतलब चले आते हैं। फिर जो है जो शाहजी का विवाह जो है लखू जी जाधव की पुत्री जीजाबाई से होता है और शाहजी जहांगीर की सेवा में चले गए और उमरावर में शामिल हो गए थे। 1632 की बात है, शाहजी पुनः अहमदनगर आ गए। इसी समय सुल्तान मुर्तजा प्रथम की हत्या हो गई और शाहजी ने उनके पुत्र मुर्तजा द्वितीय को सुल्तान घोषित कर दिया और केवल 10 वर्ष के थे वो। शासन उन्हें स्वयं चलाया, अपने हाथों में ले लिया और शाहगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। और 1634 और 1636 की बात है में शाहजी व मुगलों में संघर्ष हुआ, जिसमें पराजित होने पर शाहजी ने क्या किया, मुगलों से समझौता, शाहजहां से क्या किया, समझौता किया। शाहजहां ने उन्हें समस्त किले उनको दे दी और स्वयं बीजापुर सुल्तान की सेवा में वो चले गए। शाहजी ने 1637 ईस्वी में कर्नाटक, 1639 में सीरा और 1640 में बेंगलोर को विजित किया। इस तरीके से चीजें चलती रहीं। और जो मराठा जाति थी, इनका इतिहास में तथा मुगल कालीन इतिहास में शिवाजी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इनको इतिहास में स्वराज्य का संस्थापक, राष्ट्र निर्माता के रूप में जो है शिवाजी को जाना जाता है। राष्ट्र निर्माता और स्वराज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अब इनकी जीवन गाथा हम लोग अभी सुनेंगे। इसके पहले थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कई सारे स्टेटमेंट जो है मराठों के संबंध में कहे गए हैं, जिसमें ग्रांट डफ क्या कहता है कि मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकुंड से हुआ है। अग्निकुंड अगर आए शब्द, अग्निकुंड से हुआ है मराठों का उदय, किसने कहा है, तो ग्रांट डफ ने कहा है। और हिंदू पातशाही अंगीकार किया। छत्रपति तथा हिंदुत्व धर्मोद्धारक की उपाधि किसने धारण की थी, जो है हिंदू पातशाही और छत्रपति हिंदुत्व धर्मोद्धारक की, तो शिवाजी ने किया था। मराठा के किस संत को मराठा राज का तुलसीदास कहा जाता है। मराठा राज का जो तुलसीदास थे वो एक नाथ थे। कौन थे, एक नाथ। अगला जो है कथन है कि मराठों का जो उत्थान होता है औरंगजेब की हिंदू विरोधी नीति का परिणाम था। और औरंगजेब जो क्या था, हिंदुओं से बहुत नफरत करता था उस समय। उसी विरोध के कारण क्या होता है कि यह मराठे क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। जगन्नाथ सरकार देसाई और रानडे का एक कथन है। पहाड़ी चूहा किसने कहा था, कई बार एग्जाम में आया हुआ। शिवाजी को पहाड़ी चूहा किसने कहा था, इसी औरंगजेब ने कहा था। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था, तो सलहेर के युद्ध में। ध्यान दीजिएगा, सलहेर का युद्ध में इन्होंने हराया था। शिवाजी के पूर्वज किस वंश के जो है जो है सेवा में थे, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश की सेवा में। कुछ लेखक हैं, उनकी किताबें जो इस मराठा संबंधी लिखी गई हैं, अक्सर आया है। राइज ऑफ द मराठा पावर, यह एम जी रानडे की किताब है। भावार्थ दीपिका, जिसे भगवत गीता का टीका कहा जाता है, संत ज्ञानेश्वर की किताब है। दशम बोध गुरु रामदास की है और आनंद भुवन गुरु रामदास की किताबें हैं। अब हम सभी चलते हैं, देखिए कि शिवाजी के बारे में क्या क्या चीजें कही गई हैं। देखिए, इनका जन्म 20 अप्रैल 1627 को होता है। कहाँ पर, सिवनेर के किले में होता है। सिवनेर की पहाड़ी के दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, शाहजी भोसले। माता कौन थी, जीजाबाई। और इनका कार्यकाल क्या था, 27 से लेकर 80 तक ही था। इनको उपाधि हिंदू पातशाही, छत्रपति, हिंदुत्व धर्मोद्धारक, औरंगजेब द्वारा पहाड़ी चूहा कहा गया, पहाड़ी चूहा व राजा कहा गया था। ठीक है। अंतिम किला जो कि बना था इनके समय का, जिंजी का किला, जो कि 1678 में था। और इनके संरक्षक कौन थे, दादाजी कोंडदेव। दादाजी कोंडदेव क्या थे, इनके जो है संरक्षक थे। गुरु इनके कौन थे, समर्थ गुरु रामदास। समर्थ गुरु रामदास एक घरकरी संप्रदाय था, उसके मता नुआई थे। 1646 में तोरण का किला प्रथम जो है किला था इनका जीता, और 1686 में राजगढ़ का किला। 1646 में ही 1646 में पहला किला तोरण का किला और दूसरा किला राजगढ़ का किला जीता। देखिए, 1659 में 1659 में अफजल खां की हत्या इन्होंने कर दी, बहुत चर्चा था उस समय। और 1600 उस अफजल की हत्या के बाद जो है औरंगजेब, जो शाइस्ता खां से संघर्ष हुआ, औरंगजेब का एक मामा था शाइस्ता खां, फिर उससे जो है संघर्ष होता है। 1664 में फिर क्या होता है, सूरत की लूट होती है, और 1670 में भी यही चीज होती है। अब देखिए, कई सारी संधियां हुई हैं, तो हम इसके पहले जो एक अफजल खां का युद्ध हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति को जो है, जो बीजापुर उसमें तत्कालीन था, उसका सुल्तान ने क्या किया, 1659 में अपने प्रधान सेनापति अफजल खां को शिवाजी के
विरुद्ध भेजा। भरे दरबार में अफजल खान ने सिखी बघारी की अपने घोड़े से बिना उतरे ही वह पहाड़ी चूहे को बंदी बना लेगा। इन दिनों शिवाजी क्या थे, प्रतापगढ़ के पहाड़ी दुर्ग पे थे। अफजल खान ने क्या किया कि कृष्णजी भास्कर नामक दूत से संधि का प्रस्ताव भेजा और मिलने की बात की और कहा कि अगर आप तुम मेरी बात स्वीकार कर ले तो मैं राजा से अपने मिलवाऊंगा, तुमको जो है सम्मान दिलवाऊंगा, तुमको जहां चाहोगे जो तुमको मुक्त कर दिए जाओगे। तो संधि की बातचीत होती है। फिर क्या होता है कि फलस्वरूप शिवाजी प्रतापगढ़ दुर्ग में करीब वहां पर एक पार नामक गांव था, वहीं पर दोनों जो है दो अंगरक्षक जीवमहल और शंभू जी कावू जी को लेकर मिलते हैं। अफजल खां जो है आता है क्योंकि वह बहुत ही जो है शातिर था, उसका था कि विश्वासघात करके इनको मार दूंगा जब मिलेंगे। तो ये भी क्या करते हैं, उसमें बखनखा एक जो है बखनक एक हथियार होता है जो हाथों में पहना जाता है लोहे का, तो उसके बारे में था। कोई चीज पहन के ढाल पहन के गए और वो मारना चाहता था, लेकिन उल्टा इन्होंने क्या किया, उस पर मार करके उसकी हत्या कर दी और बहुत सारी जबरदस्त लूट के उनको फायदा मिला। इस तरीके से फिर क्या हुआ ये ध्यान दीजिएगा। 1659 में शाइस्ता खां की मृत्यु हुई। शाइस्ता खां बीजापुर के सुल्तान का प्रधान सेनापति था। अब आते हैं शाइस्ता खां। तो दक्षिण में जो शिवाजी लगातार जो है सफल होते चले जा रहे थे, तो औरंगजेब को बड़ा भयभीत था, तो उसने भी 1659 में अपने मामा शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी को दमन करने के लिए भेजा। उसने बीजापुर के सुल्तान से गठबंधन कर पूना, चाकन, कल्याण, यहाँ तक कि संपूर्ण उत्तरी कोंकण के दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। और वर्षा ऋतु के आने पर शाइस्ता खां पुनः क्या किया, पुणे में ठहर गया। शिवाजी ने कूटनीति में से काम लिया और 15 अप्रैल 1663 को रात्रि के समय अपने 400 सैनिकों के साथ बारातियों के रूप में निकले और उस महल में प्रवेश कर गए जहां शाइस्ता खां निवास कर रहा था। एकाएक हमले से शाइस्ता खां घबरा गया और जल्दी में खिड़की के रास्ते भाग खड़ा हुआ। शिवाजी की तलवार के प्रहार से उसका एक अंगूठा कट गया था। उसका पुत्र अब्दुल फतेह खां और अन्य मुगल सैनिक मार दिए गए और ये चीज क्या था, उस समय की मुगल प्रतिष्ठा के लिए बहुत बड़ी हानि थी। तो 1663 में जो है औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण से बंगाल स्थानांतरित कर दिया और दक्षिण में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार क्या करता है, नियुक्त करके भेजता है। अब सूरत की लूट पहली बार होती है कि औरंगजेब क्या करते हैं, सूरत की बंदरगाह को लूटते हैं। वहां के गवर्नर इनायत खान ने नगर से भाग करके अपनी जान बचाई। अंग्रेजों और डचों की कुटिया को कोई हानि नहीं पहुंचाया। इस समय अंग्रेज कोठी का अध्यक्ष सर जॉर्ज ऑक्सफोर्डाइन था। इस लूट से शिवाजी को 1 करोड़ से अधिक रुपया मिला था। अंग्रेज इतिहासकार कहते हैं कि शिवाजी जब सब चीजें छोड़कर केवल सोना, चांदी, हीरे, मोती और वैसे जो है मूल्यवान सामान को ले गया था उसमें। अब देखिए कुछ चीजें होती हैं। पुरंदर की संधि देखिए, बहुत एग्जाम में आता है। ये देखिए 22 जून, डेट याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 को यात्री स्वयं मनुची, पूछा गया है कि कौन सा यात्री विदेशी जो है उपस्थित था। इस संधि के समय मनुची था। पुरंदर की संधि जो है मिर्जा राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच होती है। शिवाजी ने 23 किले, पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए और 12 किले अपने पास रखे। पुत्र संभाजी को अपने मुगल दरबार में दे दिया इन्होंने और 5000 का मनसब मुगल ये चीज ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है। अपने पुत्र को इन्होंने वहां पर दे दिया था और 5000 की क्या हुई, मनसब जो है इनको दे दिया गया। और शिवाजी ने बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट की सहायता देने का क्या दिया, वचन दिया। एक तरीके से मुगलों से इनकी क्या हुई, जब पुरंदर की संधि होती है, राजा जय सिंह, ये नाम रखिए, याद रखिएगा, मिर्जा राजा जय सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह की पूछा गया है। 22 जून 65 को शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच कौन सी संधि हुई, पुरंदर की संधि हुई 1665 में, जिसमें क्या हुआ, 23 किले शिवाजी ने मुगलों को दे दिए, 12 अपने पास रखे, अपने बेटे जो है संभाजी को मुगल दरबार में गिरवी रख दिया, 5000 मनसब भी दे दिया और बीजापुर के सुल्तान के विरुद्ध मुगल सम्राट की सहायता देने का क्या किया, वचन दिया। फिर आती है 12 मई 66 की बात है। जय सिंह के अनुरोध पर मुगल दरबारी जाते हैं जयपुर महल पर, आगरा में बंदी हो जाते हैं और हीरोजी फरजंद जो चचेरा भाई था इनका, उसके अपने बिस्तर पर क्या किए, लिटा दिए जो है जेल में, और उसका वस्त्र पहन कर ही क्या करते हैं, भागे और मथुरा, प्रयाग, काशी, गोलकुंडा होते हुए 12 सितंबर 1666 को रायगढ़ पहुंच जाते हैं। तो चकमा देकर के क्या करते हैं, वापस चले आते हैं। फिर क्या होता है देखिए, 1668 में गजब की संधि हुई थी। 1668 में गजब की संधि मुअज्जम और शिवाजी, जो औरंगजेब का लड़का मुअज्जम था और शिवाजी के बीच में हुई।
औरंगजेब द्वारा अब इनको राजा की उपाधि दी गई। पहले पहाड़ी चूहा कहा गया था, अब राजा की उपाधि दी जाती है। बीजापुर और गोलकोंडा भी से चौथ वसूलने का अधिकार और संभाजी को बरार में एक मनसब व जागीर देने का काम कौन करता है? मुअज्जम करता है। जब समझौता होता है तो 1670 में वाड़ी डिंडोरी का युद्ध होता है, जिसमें कंचन मंचन का दर्रा एक जगह है वहां पर। 1671 में सलहेर का युद्ध होता है, मुगलों को तब हरा देते हैं। जून 1664 में छत्रपति की आप उपाधि ग्रहण करते हैं। काशी के विद्वान श्री गंगाराम भट्ट द्वारा इनका राज्याभिषेक किया जाता है। पत्नी सोयराबाई को राज महिषी घोषित किया गया। रामगढ़ अपनी राजधानी इन्होंने बताया। और फिर सितंबर माह में 1674 में दूसरी बार इनका राज्याभिषेक होता है तांत्रिक विधि से, जो कि कांची के निश्चलपुरी गोस्वामी द्वारा किया जाता है। 2 बार इनका राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान दें, एक बार जून माह में, एक बार सितंबर माह में। पुत्र संभाजी से दुखी क्योंकि वह मुगल सूबेदार दिलेर खां से जाकर मिल गया था। 13 अप्रैल 1680 इनको बुखार हुआ और जिस कारण पत्नी मृत्यु हो जाती है इनकी, और पत्नी पुतलीबाई साथ में क्या हो गई? सती हो गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शिवाजी के साथ उनकी पत्नी क्या होती है? पुतलीबाई भी सती हो जाती है। उस समय का जो प्रथा थी। ये देखिए, इतने प्रश्न आते हैं, इसको आप जरूर, इतना ही है, आप चाहे तो इसको नोट्स बना लीजिए। इससे ज्यादा शिवाजी से कोई भी प्रश्न नहीं आता, किसी भी एग्जाम में आप देख सकते हैं। अब शिवाजी के प्रशासन के बारे में जो प्रश्न आते हैं, यहाँ पे देखिए शिवाजी के प्रशासन के बारे में। जो इसमें एक अष्टप्रधान है, पूछा गया है। अष्टप्रधान जो होते मंत्रि परिषद शिवाजी संबंधित है। इसमें पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य क्या होता है? पंतो मजूमदार, वकियानीस मंत्री होते हैं, सुमंत दबीर बोलते हैं। ये विदेश मंत्री सुमंत दबीर और विदेश मंत्री होता था। सचिव चिटनिस और सुर नवीस कहा जाता। सेनापति सर्रे नौबत, पंडित राव, सदर धार्मिक होते थे, मामलों के प्रमुख होते थे न्यायाधीश। कुल 8 अष्टप्रधान इन्हें कहा जाता था। समस्त कार्यकारिणी या शासकीय प्रशासकीय निर्णय जो है इसी अष्टप्रधान के द्वारा लिया जाता। बाकी समस्त विशेषाधिकार जो है शिवाजी के अधीन था। और प्रांत सूबेदार व मामलातदार कहा जाता था। महलों में जो है सर हवलदार और तरफो हवलदार, मौजो कारकुन, गांव पटेल, इस तरीके से नाम थे। गांव को पटेल या पाटिल हो गया। जो मौजो थे उसे कारकुन कहा जाता था, तरफों को हवलदार और सर हवलदार कहा जाता। महालों को प्रांत जो सूबेदार और मामलातदार कहे जाते थे। चौथ क्या होता? देखिए, चौथ 1/4 विजित राज्यों से, क्षेत्रों से, जिन राज्यों को मुगल जीतते थे वहां से चौथ वसूलते थे। और कितना है? 1/4 भाग। सरदेशमुखी क्या होता है? मात्र 10% होता था। ये क्या होता था? 1/10 भाग। ये वंशानुगत सरदेशमुख होने के नाते हितों की रक्षा के मतलब, जो अर्थात इनके ही देश के निवासी होते मराठा राज्य के, मराठवाड़ा के, उन अपने नागरिकों से ये क्या करते थे? 1/10 सरदेशमुखी वसूलते थे। चौथ क्या होता था? जिनको जीत लेते थे वहां के राज्यों से चौथ वसूलते थे। अब देखिए, 66% मोसाक मराठी सरदारों को और 25% राजा हेतु बब्ती के रूप में और 6% सचिव हेतु, सहोत्रा 3% राजा की स्वेच्छाचारिता पर नाटगुण। ये सभी चीजें जो है बढ़ता था। चौथ जो होता था उसका 66% जो है मोकास मराठों को, जो सैनिक होते थे, जो वसूलते थे। 25% राजा हेतु बब्ती के रूप में, बाकी 6% जो है सचिव के। इस तरीके से सबको क्या होता था? बढ़ता था। मंत्री के अधीन अधिकारी जो होते थे, दीवान होते थे, सचिव होते थे। दीवान, सचिव, मजूमदार, लेखा परीक्षक, फड़नीस और उपलेखा परीक्षक होते थे। चिटनीस पत्राचार लिपिक होते थे। जमादार, खजांची, सबनेस, कार्यालय प्रभारी, कारनविस, रसद अधिकारी और पुटनिस, रोकड़िया। ये सब एग्जाम में आए हुए, इनको पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद करिए, बार बार लिखिए, नोट्स बनाइए। फिर देखिए, शिवाजी के उत्तराधिकारी जो उनके 2 पुत्र होते हैं, एक संभाजी और दूसरे कौन से होते हैं? राजाराम। संभाजी और राजाराम होते हैं। तो जो संभाजी होते हैं इनका 1680 से 89 तक का था। इनकी पत्नी थी येशुबाई, पुत्र इनके शाहू थे। और पेशवा नीलोपंत को इन्होंने क्या किया? अपना पेशवा नियुक्त किया।
सलाहकार इनके कौन थे? कवि कलश कन्नौज के थे और 1681 में औरंगजेब के पुत्र अकबर को इन्होंने सुरक्षा दे दी और 1789 में मुगलों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। फिर आते हैं राजा राम 89 से 1700 तक रहते हैं। 1698 में राजधानी इन्होंने क्या किया? सतारा बनाया, अपनी राजधानी सतारा, और नए पद प्रतिनिधि का इन्होंने क्या किया? सृजन किया। पूछा गया है प्रतिनिधि का सृजन किसने किया था? राजा राम ने किया था नए पद का। फिर आती है ताराबाई, 1700 से 1707 तक। शिवाजी द्वितीय जो होते हैं, पुत्र होते हैं, उसकी संरक्षिका के रूप में शासन करती हैं। और 12 अक्टूबर 1707 साहू जी के मध्य इनके बीच में क्या होता है? खेड़ा का युद्ध होता है। साहू जी और शिवाजी द्वितीय की संरक्षिका ताराबाई के बीच। साहू जी क्या होते हैं? 1708 से 1749 तक इनकी उन्होंने सतारा को राजधानी बनाया और नवीन पद जो है सेना करते का सृजन किया। वहां प्रतिनिधि का इन्होंने किया था राजा राम ने। अब ये आते हैं शाहू, इन्होंने सेना करते का नया पद सृजित किया। और 1731 में वारणा की संधि हुई। कब हुई? 1731 में वारणा की संधि होती है। 1713 में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पेशवा का पद क्या हो जाता है? वंशानुगत हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसके पहले योग्यता के आधार पर मिलता था। बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या हो गया? पद वंशानुगत हो जाता है 1713 के बाद। 1750 में बालाजी विश्वनाथ और राजा राम के मध्य जो है संगोला की संधि हो जाती है। जो बाजीराव थे पेशवा और राजा राम दोनों के बीच क्या संगोला की संधि होती है, याद रखिएगा 1750 में, कई बार एग्जाम में आया है। फिर पेशवा देखिए, बालाजी विश्वनाथ मराठा राज का दूसरा प्रवर्तक इन्हें कहा जाता था। साहू ने 1708 में इनको सेना करते बनाया, 1713 में पेशवा नियुक्त हो गए, इनको नियुक्त किया था। अब पेशवा कि आप देख ही रहे हैं। फिर 1719 में हुसैन अली ने से दिल्ली की संधि हुई मराठों का, इसको मैग्ना कार्टा कहा। किसने? रिचर्ड टेम्पल ने। रिचर्ड टेम्पल ने मराठों का मैग्ना कार्टा कहा, दिल्ली समझौता हुसैन अली से। बाजीराव प्रथम 1720 से 40 के बीच 1728 तक जो है क्या होता है? पाल खेड़ा का युद्ध होता है। मुंशी शिवगांव की संधि होती है, निजाम को हराकर होता है। फिर 1738 में दुरई सराय की संधि निजाम के साथ हुई। 1731 को वारणा की संधि हुई संभाजी और साहू जी के बीच। और बाजीराव जो है 1740 से 1706 तक 61 तक इनका शासनकाल रहता है। 40 से 61 नाना साहब। फिर आते हैं 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली, मराठे और माधवराव प्रथम जो है शासन का कार्य रघुनाथ राव जी के हाथों में उसमें था। नारायण राव आते हैं, फिर रघुनाथ राव आते हैं। नाना फडणवीस ने मराठों का एक दल 12 भाई परिषद की बनाया। इन्होंने एक नया चीज किया, 12 भाई परिषद। किसने? नाना फडणवीस ने पूछा गया 12 भाई परिषद का। अभी क्या हुआ? फिर देखिए, बाजीराव के बाद जो है माधवराव आते हैं, माधव के बाद नारायण के बाद क्या आते हैं? रघुराव आते हैं, रघुनाथ राव। फिर नाना फडणवीस की बात आती है। फिर बाजीराव द्वितीय आते हैं। कौन आते हैं? बाजीराव द्वितीय आते हैं। दत्तक पुत्र के रूप में धुधुपंत जिसे नाना साहब कहा जाता था को लिया, जो कि 1857 की लड़ाई भी इन्होंने लड़ी थी। तो इस तरीके से चीजें, ये जो पेशवा थे, इनका प्रादुर्भाव और किस तरीके से इनका अधिकार चला और किस तरीके से पतन की बातें होती हैं, इनका काल क्रमानुसार जरूर याद करिए। पहले पेशवा थे बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद बालाजी विश्वनाथ थे, फिर बाजीराव थे, फिर माधव, फिर नारायण, फिर रघुनाथ, फिर बालाजी द्वितीय और लास्ट में नाना शाह। अब देखिए, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक शिवाजी को कहा जाता है। राष्ट्र निर्माता जो है रघुनाथ सरकार ने कहा। मराठा इतिहास वृत्ति बखर थी। मराठों का इतिहास लिखा गया, ग्रांट टफ ने लिखा। शिवाजी की भूमि व्यवस्था कैसा थी, इसकी अन्नाजी दत्ता ने इसके बारे में बताया। लगान व्यवस्था कैसी थी? रैयतवाड़ी। घुड़सवार सेना का प्रधान सर्रे नौबत। मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक अपनी प्यास बुझाई। किसने कहा था? बाजीराव ने कहा था। मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख कौन था? रघुनाथ राव ऐसा था जिसने क्या किया? मराठा संघ में फूट डाली। कुछ पुस्तकें हैं, राइज ऑफ द मराठा पावर, एम.जी. रानाडे, भावार्थ दीपिका संत ज्ञानेश्वर, दशम बोध गुरु रामदास और आनंद भवन गुरु रामदास। इस तरीके से मराठा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप इसको हैंड रिटन नोट्स वीडियो को धीरे धीरे देख करके आराम स्लो मोशन में नोट्स बनाते चाहिए,
परीक्षावाड़ी की बुक हो गई और कोई भी बुक, परीक्षावाड़ी की बुक से बहुत अच्छा कलेक्शन उस बुक में है, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। किरण पब्लिकेशन का है या और कोई बुक जो आपको अच्छी लगे, बट नोट्स आपको बनाना पड़ेगा। अगला देखिए, ब्रिटिश, तो हम लोग अगला जो नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। देखिए ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस समय जो अब ब्रिटिश भी आ गए हैं, ये देखिए कई सारे, आप देखेंगे जब भी मैप पढ़िए तो आप एक तरीके से भारत के नक्शे के हिसाब से समझिए कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं। एक तरफ देखिए मुगल साम्राज्य था, ये उत्तर मुगल कालीन का पतन, मुगलों का पतन हो रहा था, मराठा शक्ति का उदय हो रहा था। उधर जो राजपूत राजाना, जो राजपूत महाराजे थे, इधर राजस्थान गुजरात का एरिया हो गया, एमपी का एरिया, वहाँ की अलग व्यवस्था थी। दक्षिण में जो है मुगलों का वो जो है क्या बोलते हैं, चिनकलिज खां, या जो उत्तर मुगल कालीन के बाद की स्थिति, निजामों का अलग शासन प्रशासन की चीजें थी। और उधर देखेंगे आप जो है बंगाल के समय, बंगाल के एरिया का अलग मैटर था। तो इन सब चीजों में पूरा चलता रहता है, सभी चीजें क्या होती हैं, एक साथ चलती रहती हैं। अब क्योंकि मराठा का आपने देखा उत्थान और पतन की बात, इसी समय जो है अब आता है ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था क्या थी, जिसकी जो है आप दादा भाई नेहरू क्या करते हैं, बहुत सारी आलोचना करते हैं, कई लोगों ने बहुत आलोचना की है इस समय की जो अंग्रेजी प्रशासन था उसका किस तरीके से दोहनकारी नीति थी, जो है शोषणकारी और दोहनकारी नीति थी, उसके बारे में देखिए। एक किताब है इंडिया टुडे करके जो है बुक है, इसको रजनी पामदत्त ने लिखा है। वाणिज्यिक पूंजीवाद, देखिए यह जो दौर चलता है, पहला देखिए वाणिज्यिक, औद्योगिक और औपनिवेशिक, तीन तरीके के पूंजीवाद चलते हैं ब्रिटिश अर्थव्यवस्था में। पहला था वाणिज्यिक पूंजीवाद, जिसमें वाणिज्य व्यापार करना ही था। 1757 से लेकर 1813 तक अंग्रेजों का सिर्फ एक मुद्दा था, व्यापार करना था। व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हुआ, राजनीतिक नियंत्रण हो गया। स्पीयर ने इसे क्या कहा, खुली और विषम लूट कहा इस चीज को। भारतीय शिल्प व हस्तकला उद्योग का पूर्णतः विनाश कर दिया अंग्रेजों ने, और वाणिज्यिक उपनिवेशवाद की बढ़ावा दिया। 1765 से 72 तक जो है बंगाल में क्या हुआ, इसको डाकू राज कहा, पणिक्कर ने कहा। इतना लूटपाट का दौर चल रहा था, इसलिए इसको वाणिज्य व्यापार और लूटपाट का ही चल रहा था एरिया। अब आता है औद्योगिक पूंजीवाद का अवस्था आती है, 13 से लेकर 58 तक की बात थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले तक की बात देखिए। जो है क्या हुआ यहाँ पर, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का विनाश किया गया। भारत से कपड़ों के आयात कर 3 से 5% और निर्यात जो है, मतलब भारत से क्या होता था, 3 से 5% आयात होता था और 10% क्या हो जाता था, निर्यात हो जाता था। परिणाम क्या है, कपड़ा, बर्तन और कागज, चीनी, लोहा, कांच उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गए। इससे भारतीयों के बीच राष्ट्रवादी भावना काफी मजबूत हुई, क्योंकि भारत के जो उद्योग धंधे थे, लघु कुटीर उद्योग थे, उनका सब विनाश हो गया। क्योंकि ये क्या करते थे, एक्सपोर्ट कर, मतलब निर्यात करते ही नहीं, सिर्फ आयात बढ़ गया था। उससे क्या होगा, मतलब भारत से कपड़ों के आयात पर क्या ऊपर 3.5 व निर्यात पर 10% कर लगा दिया इन्होंने। कपड़े भारत से क्या होंगे, अगर बाहर से आयात किए जाएंगे यहाँ से तो 3.5, और वहां से जो है अगर निर्यात होंगे तो क्या होगा, 10% कर लगा दिए, तो कैसे निर्यात कोई करेगा। तो इस तरीके से पूरा व्यापार ही भारत का क्या हो गया, चौपट हो गया। अब तीसरा जो काल आता, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का काल। किसी देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश द्वारा शासित होना, इसे क्या बोलते हैं, औपनिवेश। औपनिवेश यह होता है कि किसी देश के लोग कोई और हो, उनको शासन करने वाला कोई विदेशी हो, वही क्या होता, औपनिवेश होता है। ये काल चला प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1858 के बाद से लेकर के 1947 तक की स्थिति यही थी। वित्तीय पूंजीवाद की बात थी। 58 में कर्ज था 7 करोड़ पाउंड, जो कि 1939 में 88 करोड़ हो गया, 82 लाख कर्ज बढ़ गया था इतना। 1921 में क्या होता है, पहली बार इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है। सरकारी साख का सुझाव जो है फ्रेडरिक विल्सन ने दिया था। ब्रिटेन की औपनिवेशिक वाणिज्यिक हितों का संरक्षण, संवर्धन में सहायक ब्रिटेन की औपनिवेशिक नीतियां। देखिए ब्रिटेन, यूके भारत को एक पूरक अर्थव्यवस्था के रूप में क्या करता था, लेता था। अब यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता रहता है, भू राज व्यवस्था के बारे में। भू राज व्यवस्था के बारे में देखिए
कि अस्थाई बंदोबस्त, ये ध्यान देखिए 1793 किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। देखिए 1786 में रेवेन्यू बोर्ड बना, फिर जॉन शोर और जेम्स ग्रांड के परामर्श पर जो है ये अस्थाई बंदोबस्त आया था। किसके, जॉन शोर और जेम्स ग्रांट के रिकमेंडेशन पर अस्थाई बंदोबस्त की प्रक्रिया आई 1793 किसके समय, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में अस्थाई भूमि प्रबंधन की बात की थी, उसी के अनुसार आश्रित भूमि और धृति व्यवस्था का जन्म होता है। सूर्यास्त कानून एक था, यदि पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक सरकार क्या कर, लगान को नहीं दिया गया तो जमींदारों की जमींदारी क्या हो जाएगी, नीलाम हो जाएगी, कोई दूसरा कर लेगा। भूस्वामी क्या होता था, जमींदार होता था। जमींदार क्या करता था, सूर्यास्त कानून था कि जमींदारी मिल गई तो आप पूरा जमीन वसूल करके सरकार को पहुंचाइए, अगर उस दिन के सूर्यास्त तक नहीं पहुंचाएंगे तो आपकी जमींदारी ले ली जाएगी और जब्त कर लिया जाएगा। तो इस तरीके से सूर्यास्त का कानून जिसे कहा जाता था। देखिए जमींदार क्या करता, लगान का 11वां भाग अपने पास रखता था, शेष भाग 89 भाग क्या करता, कंपनी को देता था, जो लगान वसूला जाता था उसकी बात हो रही है। 19% क्षेत्र में यह था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी के भी वाराणसी और गाजीपुर में, उत्तरी कर्नाटक जिले में था। जमीन द्वारा किसानों का शोषण, किसानों का सरकार से संपर्क न होना, कंपनी की आय में कमी और सूर्यास्त कानून, ये सभी चर्चित जो है इसके क्षेत्र है। तो अस्थाई बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, यूपी, वाराणसी के गाजीपुर, इन सब में क्षेत्र में था। मात्र 19% इसका एरिया था। अब आता है रैयतवाड़ी। रैयत क्या होती है, किसान को कहा जाता है। 1792 की बात है, मद्रास में प्रथम बार एक कर्नल रीड और रैयत लागू किया था 1792 में। टॉमस मुनरो और रीड भी इसके साथ में थे। 2027 की बात है, मुनरो मद्रास का गवर्नर था और पूरे मद्रास प्रेसिडेंसी में इसको लागू कर दिया इसने। 25 में बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ, एल्फिस्टन और चैपलिन की रिपोर्ट के आधार पर। ये 51% सबसे ज्यादा 51% क्षेत्र जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। मद्रास, बम्बई, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में लागू था। लाभ सरकार तथा किसानों के बीच सीधा संपर्क था। भूमि पर निजी स्वामित्व का लाभ लोगों को मिला और प्रत्येक जमीन धारक को भूस्वामी मानकर व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये बहुत ही कुछ सुखद था उस दौर के शोषणकारी में जो है, ये सिर्फ रैयतों अर्थात किसानों से अंग्रेजी का सीधा संपर्क था। तीसरी व्यवस्था आती है महालवाड़ी। कौन सी आती है, महालवाड़ी। इसको महाल हल और हाल्ट याद रखिएगा। मैकेंजी और मार्टिन बर्ड के द्वारा जो है ये महाल, तो महाल शब्द से मैकेंजी और मार्टिन बर्ड याद रखिएगा। इकाई मानकर उन्हें, महाल मतलब गांव को, महाल मतलब क्या होता है, गांव को इकाई मान लिया और इसका जो है लगभग 30% इसके क्षेत्रों में था। महल 30, अस्थाई क्या है 19, और इसके बाद जो है रैयत कितना है 51% है। पूछा गया है, तीनों को क्षेत्र भी पूछा गया है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र, मध्य पंजाब, आगरा व अवध, ये सभी क्षेत्र क्या थे, महालवाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ये चीज हो गया। फिर अब देखिए कुछ समितियां हैं, इसको हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से पहले एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए, तीन कठिया प्रथा, ये भी पूछा गया है। तीन कठिया प्रथा क्या थी, यह प्रथा जो है चंपारण बिहार में, ये 3/20 भाग पर नील की खेती किसान को करना क्या था, अनिवार्य था। पहले पेशगी दे दी जाती थी कि इतना रुपए तुमको दे रहे हैं पर अग्रिम और तुमको नील की खेती ही करनी है। इसी को चंपारण बिहार में तीन कठिया प्रथा कहा गया, अंग्रेजों की दमनकारी नीति के। ददनी प्रथा क्या थी, भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों को अग्रिम पेशगी दे दी जाती, इसको ददनी बोलते थे। ददनी में संविदा के रूप में मतलब क्या होता था, दे दिया जाता था, धन दे दिया अग्रिम कि तुम इसको रखो और तुमको जो कहूंगा वही करेंगे। तीन कठिया में था 3/20 भाग पे नील बोना जरूरी है, और ददनी में क्या पहले से ही पैसा दे देते थे ब्रिटिश व्यापारी। देखिए पन्नीधाल तमिलनाडु में जो है बधुआ मजदूर को कहा जाता है, पन्नीधाल कहा जाता है। कम्योनिटी प्रथा क्या थी, बिहार और उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती के लिए कामगारों को मतलब किसी राशि के बदले जीवन भर सेवा करना पड़ता है। दुबला हाली प्रथा सूरत में थी, पूछा गया दुबला हाली प्रथा सूरत में थी। दास अपनी संपत्ति व स्वयं का संरक्षण अपने मालिक को मानते थे। तो दुबला हाली प्रथा सूरत की थी, कम्योटी बिहार उड़ीसा की थी, ददनी जो है अग्रिम पेशगी की बात होती थी। 3 कठिया 3/20 पर नील की खेती करनी ही इस संबंध में था। देखिए 1778 में
अमीनी समिति आई थी, यह भू राजस्व और अकाल से संबद्ध था। 1928 में मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की समिति थी, जांच समिति थी बारदोली में, जो भूमि कर पुनर्मूल्यांकन हेतु जो है इसका कर है कि 6.03% कर करने को लगा करके बढ़ा दिए थे, इसलिए ऐसी मैक्सवेल ब्रूमफील्ड की समिति बैठी थी। 1936 नेमियर की संधि केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के लिए विषय के सुझाव के लिए बैठी थी। 1940 में तिभागा आंदोलन कहाँ चला था? प्लाउड आयोग के नाम से जाना जाता है। तिभागा आंदोलन से संबंधित तिभागा आंदोलन चला तो प्लाउड आयोग से उसको समझौते की बातें हुई। फिर 1928 ईस्वी में कृषि के क्षेत्र में शाही आयोग बैठा था। कौन सा आयोग? शाही आयोग। और कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की बात हुई। 1833 में अंग्रेजों को भारत में भूमि खरीदने की क्या हो गई? पहली बार 1833 में अनुमति मिली। 1835 में भारत में पहला चाय बागान असम में कब लगा? 1839 में। फर्स्ट चाय कंपनी कौन थी? आसाम में। ये चीज पूछे गए प्रश्न है। 1866-67 में आपदा का महासागर CF कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 1890 और 1847 में कृषि स्थिरता का काल, जब अकाल पड़ा था तो उसे आपदा का महासागर कहा गया था उड़ीसा में। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहा? द पॉवर्टी ऑफ एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया। 1870 में राष्ट्रीय पूंजी का 1/3 भाग किसी न किसी रूप में भारत को से बाहर ले जाया जा रहा था। 1/3 भाग जब भारत के बाहर ही जाएगा तो भारत का क्या विकास है? इससे अनिष्टों का अनिष्ट, ब्रिटिश शासन से निकलने वाला खून का एक क्या है? दरिया है। कई लोगों ने इतना जो है क्रिटिसाइज किया इस चीज को। राष्ट्रीय आय का प्रथम वैज्ञानिक आकलन जो है वी.के.आर.वी. राव ने किया था। तो आर.वी. राव ने क्या किया था? इसका वैज्ञानिक आकलन किया था। और 1901 की बात है, आर.सी. दत्त ने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखी। 1915 में दत्ता समिति बनी जो कीमतों के उतार चढ़ाव के संबंध में थी। 1915 में मैकलागन समिति बनी जो सहकारी संस्थाओं से संबंधित थी। 16 में 1900 हालैंड समिति बनी जो उद्योग संबंधित थी। 1921 में राजस्व आयोग हरिमुल्ला उद्योगों के संरक्षण संबंधित बनी थी। विटले आयोग जो है श्रम वर्तमान की स्थिति जानने के लिए 1929 में। 1934 में सप्रूस आयोग बना था जो कि मध्यवर्गीय बेरोजगारी से संबंधित था। 1609 में नीदरलैंड आधुनिक बैंकिंग का सर्वप्रथम विकास हुआ था। और 1894 में पंजाब नेशनल बैंक देश का पहला पूर्ण रूप से भारतीय बैंक बना। 1894 में कौन बैंक? PNB बैंक। 1921 इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और 1806 में बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1883 में बैंक ऑफ जो है मद्रास का गठन होता है। 1935 की बात है, RBI का गठन होता है। गोरावाला समिति की सिफारिश पर 1952 की संस्तुति पर ये चीजें SBI का नाम क्या कर दिया गया? एक गोरावाला समिति के 1952 में एक संस्तुति की, इसके नाम पर SBI जो है कर दिया गया। किसका? इसी जो है RBI का राष्ट्रीयकरण जो है कर दिया गया। कब? 1 जुलाई 1955 में इसका नाम, इस बैंक का जो इंपीरियल बैंक थी उसका नाम RBI हो जाता है, वो हो जाता है SBI हो जाता है। और SBI जो था उसका गठन कर जो है 1935 में हुआ। और 1 जून, ध्यान दीजिएगा, 1 जून 1949 को RBI क्या का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये सब चीजें आप उसको बार बार देखिए, पढ़िए, याद करिए, नोट्स बनाइए। अब बिना देखिए, कई बार देखिए नोट्स बनाए नहीं चीजें होंगी। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, नोट्स आपको हर हाल में बनाना ही पड़ेगा। जब नोट्स बनाएंगे अपने आप बनेगा। इसको धीरे धीरे करके, रोक करके, पढ़ते हुए नोट्स बनाते जाइए, बहुत आसानी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1857 के विद्रोह के संबंध में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियो करंट अफेयर्स के और यूपी स्पेशल पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पर्यावरण की प्लेलिस्ट मिल जाएगी और करंट अफेयर्स की है। और इसके साथ साथ पॉलिटी, राज्य व्यवस्था की भी प्लेलिस्ट आर्टिकल की पढ़ चुकी है। आप सब जरूर देखें इसको, आप सभी को बहुत लाभ होगा। और कुछ जो है ओल्ड ईयर पेपर विभिन्न लोक सेवा आयोगों के द्वारा उत्तर प्रदेश के उनके साल पेपर भी डाले गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।